हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेवंथ लेक्चर ऑफ द कंपाइलर डिज़ाइन कोर्स। तो लास्ट लेक्चर में हम एल एल पार्सर्स को पढ़ रहे थे और हमने जो एल एल पार्सर्स हमने जो छोड़ा था वो छोड़ा था कि एल एल वन की मैंने कॉन्फ़िगरेशन बता दी थी कि ये होता है कि ये आपका टेप होता है, ये आपका टेप है, ये आपका पार्सर है। पार्सर बेसिकली क्या होता है, एक पुश डाउन ऑटोमेटा मशीन होती है। तो अगर ये एल एल वन पार्सर है, ठीक है, तो इसके साथ में ये एक स्टैक जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि पुश डाउन मशीन के पास आपकी मेमोरी होती है स्टैक की फॉर्म में, आप जानते हैं। और यहाँ से एक एल एल वन टेबल होगी, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन होती है एक एल एल वन पार्सर मशीन की, ठीक है। जो मैंने पिछली लास्ट क्लास में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था ऊपर ऊपर से कि पार्सर जो यहाँ पे स्टैक में स्टार्टिंग सिंबल पड़ा होता है, सपोज एस है वो, तो एल एल वन देखता है कि लुक हाइड, अगर यहाँ पे एक है तो एक को देखेगा, दो है तो दो को देखेगा, तीन है तो तीन को देखेगा एक साथ। और फिर यहाँ से देखेगा कि एस से ऐसी कौन सी प्रोडक्शन है जिसमें लेफ्ट में ए मिले, ठीक है। और वो कैसे पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्शन है, वाइल लुकिंग एट द एल एल वन टेबल। मतलब कि एक टेबल पहले से प्रेजेंट बनी होती है, कुछ इस प्रकार की टेबल पहले से बनी होती है, इस प्रकार की, जिसमें एस और ए होता है। तो यहाँ पे जो एंट्री होती है ना वो इस तरीके की होती है जिसके फर्स्ट में ए आए, ठीक है। इस प्रकार की एंट्री होती है कि जिसके फर्स्ट में ए है, तो इसको इस टेबल में देख के पता चल जाता है कि अगर मेरे को एस से ए चाहिए तो मेरे को ये वाली प्रोडक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एस को सब्सटीट्यूट करके ये वाली प्रोडक्शन पुट कर देता है। इस तरीके से बेसिकली पार्सर काम करता है। तो आज की क्लास का जो मेन एजेंडा होने वाला है वो ये होने वाला है कि जो एल एल वन टेबल है, ये एल एल वन टेबल को अपन कैसे बनाए, समझ रहे हो। तो देखो, ये तो थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी मैं हमेशा लिख के लाता हूँ ताकि अगर आप बाद में नोट्स को अच्छे से पढ़े तो आपको समझ में आ जाए। मैं आपको क्वेश्चन की मदद से समझाता हूँ, जैसे डायरेक्टली वाला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, एस गिव्स ए ए बी स्लैश सी और ए गिव्स बी एस ई स्लैश एप्सिलॉन, ठीक है। इसकी एल एल वन टेबल हमें बनानी है। क्या बनानी है इसकी एल एल वन टेबल। हाँ, तो देखो, जितने भी आपके पास नॉन टर्मिनल्स हैं पहले वो लिख दो, एस ए। फिर उसके बाद ये, क्योंकि आप मैंने ऊपर बताया था ना कि वो एस से ए के नीचे देखा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएंगे, आपके जितने भी आपके टर्मिनल्स हैं। तो टर्मिनल मतलब कि वो जो स्ट्रिंग है ना, वो जो टेप में स्ट्रिंग आएगी, उस स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या सिंबल प्रेजेंट हो सकते हैं, वो बेसिकली टर्मिनल्स हुए, है ना। क्योंकि कंपाइलर यही तो देखता है कि यहाँ पे कौन सा सिंबल है, फिर इस स्टैक के टॉप पे कौन सा सिंबल है, और फिर जज करता है टेबल में से देख के कि मेरे को कौन सी प्रोडक्शन से काम लेना है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पे कौन कौन से टर्मिनल है, ए है, बी है, और सी है, ई है, और आपका डॉलर है, क्योंकि डॉलर भी तो होता है ना लास्ट में, डॉलर भी तो होता है, डॉलर तो कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे कौन कौन है, ए बी सी ई डॉलर। एप्सिलॉन को नहीं लिखते क्योंकि इसमें टेप में एप्सिलॉन पड़ा हुआ नहीं होता, क्योंकि एप्सिलॉन का किसी के भी साथ में डॉट होता है तो वो खुद ही आ जाता है, तो उसी को हम टेप पे रख देते हैं, एप्सिलॉन को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो स्टेप वन क्या है, इसको मशीन कहते हैं, तो यहाँ पे हम एम लिख देते हैं। स्टेप वन क्या है कि आपको इस तरीके की टेबल बनानी है, ठीक है। इस साइड में आपके सारे नॉन टर्मिनल्स और ऊपर की साइड में आपके सारे टर्मिनल्स। अब देखो स्टेप टू, जितनी भी आपके नॉन टर्मिनल्स हैं उन सबका फर्स्ट कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट ऑफ एस कैलकुलेट करो, फर्स्ट ऑफ ए कैलकुलेट करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ एस क्या क्या होगा, यहाँ पे देखो कल मैंने अच्छे से सिखा दिया था ना फर्स्ट। अब पता चला कि वो फर्स्ट फर्स्ट निकालना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि
फर्स्ट और फॉलो के बिना पूरा जो पार्सर वाला टॉपिक है ना, वो आप एक भी मशीन नहीं बना सकते फर्स्ट फॉलो के बिना। तो देखो फर्स्ट ऑफ एस में क्या क्या आया, ए आ गया और सी आ गया, और कुछ आएगा, ए सी नहीं बस। फॉलो ऑफ ए में क्या आएगा, बी आएगा और एप्सिलॉन आएगा। आई थिंक अब तो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ए के फर्स्ट में क्या आ रहा है, इस वाली से बी आ रहा है और इधर एक एप्सिलॉन नहीं है तो इधर से एप्सिलॉन आ जा रहा है। एस के फर्स्ट में क्या आ रहा है, इस वाली प्रोडक्शन से ए आ जा रहा है और इस वाली प्रोडक्शन से सी आ जा रहा है। ठीक है, ये फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अगर किसी के फर्स्ट में एप्सिलॉन आ रहा है तो उसका फॉलो भी कैलकुलेट कर दो। लॉजिक जानना है, या लॉजिक तुम्हें सब चीज़ का जानना रहता है ना। तो देखो जैसे हमें एस है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ए है सी है, ठीक है। अब एस के बाद में ए आ सकता है या तो एस के बाद में सी आ सकता है। मतलब एस से जो स्ट्रिंग बन रही है उसका फर्स्ट लेटर या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। इसका मतलब अगर ए को देखें तो हमारे पास प्रोडक्शन मिल जाएगी, सी को देखें तो भी हमारे पास प्रोडक्शन मिल जाएगी। पर अगर हमारे पास यहाँ पे डॉलर है, ठीक है, डॉलर, तो आपने कभी ऐसी प्रोडक्शन देखी है कि एस गिव्स डॉलर? नहीं, ऐसी कोई प्रोडक्शन नहीं होती। इसकी जगह क्या प्रोडक्शन होती है, एस गिव्स एप्सिलॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो तुम खुद सोचो, अगर जैसे ये है ए बी एस, ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम एस की जगह एप्सिलॉन पुट कर दें तो ये जो है वो स्ट्रिंग को एंड ही तो कर रहा है एक तरीके से, समझ रहे हो। एप्सिलॉन पुट कर दें तो ये स्ट्रिंग को एंड कर रहा है। एंड में क्या आता है, डॉलर। इट मीन्स कि जहां पर भी एस की जगह डॉलर आ गया उस टाइम पे हम देखेंगे कि एस के बाद क्या है, समझ रहे हो। और एस के बाद क्या होता था, हमारा फॉलो वाला सेट। इसीलिए इसीलिए जिसकी भी फर्स्ट में आपका एप्सिलॉन आए उसके बाद में देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम उसका फॉलो वाला सेट देखते हैं। लॉजिक क्लियर है? समझ में नहीं आया लॉजिक तो दोबारा से सुन लेना और फिर अब फिर से यहाँ पे देखो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप था ऐसी वाली टेबल कंस्ट्रक्ट करना, फिर सेकंड स्टेप आपका फर्स्ट सेट कैलकुलेट करना सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स के लिए। फिर उसके बाद में अगर किसी नॉन टर्मिनल के फर्स्ट में एप्सिलॉन है जैसे कि ए में है तो उसका फॉलो सेट कैलकुलेट कर लो, तो फॉलो ऑफ ए कर दिया। फॉलो ऑफ ए क्या हुआ आपका, कहाँ गई हमारी प्रोडक्शन, ये रही। फॉलो ऑफ ए क्या होगा, ए के बाद में बी आ रहा है और तो ये कहीं पे भी नहीं है, सही है, ये कैलकुलेट हो गया। अब देखो, अब आता है आपका मेन टास्क। अब क्या है देखो, एस एस के फर्स्ट में क्या क्या आ सकता है, ए आ सकता है, सी आ सकता है। तो ए पहले देख लेते हैं। ए एस के फर्स्ट में ए किस प्रोडक्शन के कारण आ रहा है, इस प्रोडक्शन के कारण आ रहा है ना, तो ए के नीचे लिख दो एस गिव्स ए बी। सही है, सिंपल। एस के फर्स्ट में ए है, ए किस प्रोडक्शन के कारण है वो उस कॉलम में लिख दो। फिर क्या है, एस के फर्स्ट में सी किसके कारण है, डायरेक्ट प्रोडक्शन है, एस गिव्स सी, तो सी के नीचे डायरेक्ट लिख दिया एस गिव्स सी। ठीक है, वो थोड़ा दूर दूर करना चाहिए था पर ये ऐसा समझ जाना थोड़ा आप, ये ऐसे है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ए के फर्स्ट में क्या है, बी किसके कारण आ रहा है, ए गिव्स बी एस ई। ठीक है, तो बी के नीचे लिख दिया ए गिव्स बी एस ई। फिर ए के फर्स्ट में क्या रहा है, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन के बाद एप्सिलॉन का मैंने पूरा लॉजिक बता दिया कि अगर हम किसी की जगह एप्सिलॉन पुट करते हैं तो वो एज इट इज आ जाता है। इसका मतलब हम देखते हैं कि उसके बाद क्या था, तो हम यहाँ पे देखेंगे फॉलो ऑफ ए के बाद क्या आ सकता है, ए के बाद आ सकता है बी। ठीक है, ए के बाद क्या आ सकता है, बी। तो बी के नीचे कौन सी प्रोडक्शन आएगी, ए गिव्स एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि बी हमारा कब मिल रहा है, जब हम ए को एप्सिलॉन पुट कर दे रहे हैं ना तब मिल रहा है, मतलब इस वाली प्रोडक्शन के कारण मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा लॉजिक क्या था कि सबसे पहले आपने ये टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, फर्स्ट स्टेप।
फिर सेकंड स्टेप कि आपने फर्स्ट सेट कैलकुलेट करना है सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स का। फिर अगर किसी नॉन टर्मिनल के फर्स्ट में एप्सिलॉन आ रहा है तो उसका फॉलो सेट कैलकुलेट कर लो। फिर फर्स्ट सेट के करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग है उसमें सारी प्रोडक्शन भर दो। अगर जिसके फर्स्ट में एप्सिलॉन है तो उसके फॉलो के नीचे उसकी प्रोडक्शन भर दो। जैसे यहाँ पे देखो ए के फर्स्ट में क्या था एप्सिलॉन, तो ए का फॉलो क्या था बी, तो बी के नीचे हमने एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन डाल दी। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो इस सेल में ना दो प्रोडक्शन है। अब देखो, ठीक है, ये आपकी LL1 टेबल बन चुकी है, कंप्लीट LL1 टेबल। अब पार्सर को जो भी चीज़ करनी होगी ना, जो भी प्रोडक्शन यूज़ करनी होगी वो पार्सर देखेगा इस टेबल में कि इस टेबल में ए के करस्पॉन्डिंग कौन सी प्रोडक्शन है, और फिर वो उसको यूज़ कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ही आपको दो टर्म और बता देता हूँ। एक कन्फ्लिक्ट और एक एरर। ठीक है, कन्फ्लिक्ट और एरर। कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? ठीक है, अगर एक एक एंट्री में, अगर एक टेबल में किसी भी एक सेल में एक से ज़्यादा एंट्री है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपको ए से बी जाना हुआ तो ए से बी जाने की दो दो प्रोडक्शन है, एक ये प्रोडक्शन है एक ये प्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई उसको कौन सी प्रोडक्शन से सब्सटीट्यूट करना चाहिए, तो ये होता है कन्फ्लिक्ट। दूसरा क्या होता है, एरर। एरर क्या होता है आपकी, ब्लैंक स्पेस। ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, ये सारी आ जाती है आपकी एरर्स में। एरर्स के कारण कोई नुकसान नहीं होता कंपाइलर को। ठीक है, एरर्स का मतलब कि कंपाइलर को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है आगे पहुंचने के लिए। ठीक है, पर अगर कन्फ्लिक्ट है तो उसके आगे कंपाइलर जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कंपाइलर के पास खुद का दिमाग नहीं होता कि मैं क्या करूं। एरर आ गया तो उसने स्किप कर दिया या फिर कुछ भी करके आगे बढ़ गया, कर सकता है। पर कन्फ्लिक्ट आ गया तो उसका रास्ते ही डिवाइड हो गए, तो उसको डिसाइड करना है कि मैं इस रास्ते पे जाऊंगी, मैं इस रास्ते पे जाऊं, तो वो गड़बड़ वाली बात हो गई। तो एरर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट अपने सिलेबस में एरर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने सिलेबस में अपने उनको प्रॉब्लम है कन्फ्लिक्ट से। ठीक है, अब देखो, जितना हमारा पूरा का पूरा पार्सर वाला टॉपिक है, ठीक है, पार्सर वाला टॉपिक है, उसमें हम बहुत सारे पार्सर्स पढ़ेंगे। LL1 पार्सर, SLR, CLR, नहीं, LALR और CLR। ठीक है, ये चार तरीके के पार्सर्स हम बेसिकली पढ़ेंगे बॉटम अप पार्सर्स में। ठीक है, अब देखो हमारा जो है ना, ये सारे के सारे पार्सर्स ना जी की जो पावर है वो इस तरीके से है। ठीक है, पावर इस तरीके से, मतलब कि जो CLR वाला पार्सर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्सर है, और LL1 वाला जो पार्सर है वो सबसे लीस्ट पावरफुल पार्सर है। अच्छा, पावर कैसे डिफाइन होती है? कोई भी पार्सर जितनी ज़्यादा तरीके की स्ट्रिंग को पार्स कर सकता है वो उतना ज़्यादा पावरफुल है। समझ रहे हो? कोई भी पार्सर जितनी ज़्यादा स्ट्रिंग को पार्स कर दिया उसने सक्सेसफुली, वो उतना ज़्यादा पावरफुल है। और जो वीक पार्सर है, कमजोर कमजोर इंसान होता है ना जो कुछ नहीं कर पाता, वैसे ही जो वीक पार्सर है वो कुछ नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, वो ज्यादातर स्ट्रिंग को पार्स ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग पार्स्ड भी इस तरीके से होंगी, समझे? पर कन्फ्लिक्ट का ऑर्डर, नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट, अब देखो, ये जो है ये वाला जो पार्सर है LL1,
वो सबसे कम स्ट्रिंग को पार्स कर पा रहा है। इसका मतलब कि LL1 के अंदर कंफ्लिक्ट आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तभी तो पार्स नहीं कर पा रहा। CLR सबसे ज्यादा स्ट्रिंग को पार्स कर पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कंफ्लिक्ट आने के सबसे कम चांसेस है। इसका मतलब कंफ्लिक्ट का जो ऑर्डर है वो ऐसे चलता है, समझे? तो ये मेरी पार्सर्स की पूरी आउटलाइनिंग है। तो आज की क्लास में तो ये मैंने आउटलाइनिंग आपको बता दी कि होता क्या है, पर आज की क्लास में अपना जो पूरा मेन फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है इस टेबल पे। ये टेबल अगर किसी को बनानी नहीं आई ना तो वो रिपीट कर कर देख ले, क्योंकि ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ये टेबल इंपॉर्टेंट क्यों है कि क्योंकि इस टेबल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, किस तरीके से आते हैं कि वो आपको टेबल बना के दे देगा और यहाँ पर एक ऐसा सिंबल डाल देगा ए, और फिर नीचे ऑप्शंस में दे देगा कि ए की जगह क्या क्या प्रोडक्शन होनी चाहिए, ऐसा करके। या फिर आपसे क्वेश्चंस दे देगा, पूछ लेगा कि नंबर ऑफ प्रोडक्शंस कितनी होंगी इस टेबल में, ऐसा करके। ठीक है, तो ये टेबल कंस्ट्रक्ट करनी आनी चाहिए। दूसरी बात और मैं बता देता हूँ कि जैसे LL1 की टेबल बनती है ना, वैसे ही बाकी सबकी भी टेबल्स बनती हैं, पर बाकी सबकी टेबल्स ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है बनानी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए एग्जाम में बाकी सबकी टेबल्स इतना फ्रिक्वेंटली पूछा नहीं जाता, LL1 की ही टेबल पूछी जाती है। ठीक है, अगर बाकी सबकी टेबल का कुछ कुछ क्वेश्चन आ गया ना तो तुम 90% समझ जाओ कि 90% चांस है कि वो टेबल बनवाना आपसे चाह नहीं रहा, वो पहले ही कुछ ना कुछ ट्रिक या फिर पहले ही कुछ ना कुछ लॉजिक लगवा के आंसर निकलवाना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाइक उसने SLR का पूछ लिया या फिर CLR का पूछ लिया, CLR का बनाना बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो ग्रामर में हो सकता है कि पहले ही कुछ एम्बिग्विटी निकल आए। अब एम्बिग्विटी निकल आए तो मतलब वो पार्ट्स तो कर ही नहीं सकती, तो मतलब वो चाह नहीं रहा कि आप उसको सॉल्व करो, पर ये LL1 को सॉल्व करवाना वो चाहता है। काफी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं LL1 को सॉल्विंग के। ठीक है, इसीलिए ये जो टेबल है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट। स्टेप 1 होता है कि इस तरीके से टेबल बनाना। टेबल में हमारे जो इस साइड में आते हैं वो आपके सारे के सारे आपके नॉन टर्मिनल्स होते हैं, ऊपर की तरफ जो आते हैं वो सारे के सारे टर्मिनल्स होते हैं इंक्लूडेड डॉलर। ठीक है, फिर उसके बाद में जितने भी आपके नॉन टर्मिनल्स हैं उन सबका फर्स्ट सेट कैलकुलेट करो। अगर किसी के फर्स्ट के सेट में अगर आपका एप्सिलॉन आ रहा है तो उसका फॉलो सेट कैलकुलेट करो, फिर फर्स्ट के सेट की करस्पॉन्डिंग वाली प्रोडक्शन भर दो लुकिंग एट द ग्रामर। ठीक है, अगर किसी के में एप्सिलॉन आया तो उसके फॉलो सेट के नीचे भर दो एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी भी एक सेल में एक से ज़्यादा एंट्री आती है तो उसको बोल दो कन्फ्लिक्ट है। अगर कोई भी सेल खाली रह जाता है तो उसको बोलते हैं एरर है, पर एरर का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, तो अपने सिलेबस में एरर का कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं। कन्फ्लिक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस से अपने नोट्स के ऊपर। ये पूरे जो लेक्चर की जान थी जो मैंने अभी आपको समझाया। तो अब देखो थ्योरी पढ़ लेते हैं हम। LL1 की टेबल बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले अपन को फर्स्ट सेट कैलकुलेट करना है एवरी नॉन टर्मिनल का। इफ फर्स्ट सेट कंटेन एप्सिलॉन देन ओनली कंप्यूट फॉलो सेट ऑफ दैट नॉन टर्मिनल। फिर उस टेबल को फिल कर दो इन दोनों, मतलब फर्स्ट और फॉलो जो भी आपने कैलकुलेट किया उनकी मदद से। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये बेसिकली एंट्री होती है। ठीक है, कि जैसे ये S है, ये A है, तो यहाँ पर क्या आएगी? एंट्री S, A। ठीक है, मतलब कि S सिंबल से मतलब S नॉन टर्मिनल से अगर A तक पहुंचना है तो इस एंट्री को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंबल क्या होता है? एंट्री का डिनोटेशन करता है बेसिकली। ठीक है, तो X T स्टोर ऑल प्रोडक्शन विच ड्राइव T एस फर्स्ट टर्मिनल फ्रॉम X। ठीक है, और स्टोर द प्रोडक्शन ऑफ X डेट ड्राइव एप्सिलॉन। ये फॉलो में फर्स्ट में क्या है कि T के नीचे डाल दो प्रोडक्शन, फॉलो में क्या है अगर एप्सिलॉन आ रहा है तो फॉलो के नीचे क्या डाल दो? एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन डेट ड्राइव एप्सिलॉन। ठीक है, अभी जो समझाया वही है। ये वाला क्वेश्चन अभी पूरा सॉल्व करवाया था। ठीक है, इफ MA, B हैज मोर देन वन रूल सो गिवन CFG इज नॉट LL1। मतलब कन्फ्लिक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये LL1 नहीं है। ठीक है, एवरी M हैज एटमोस्ट वन रूल। अगर हर एक एंट्री के पास एटमोस्ट वन रूल है, ज़्यादा से ज़्यादा वन, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर जीरो होगा तो वो एरर आएगा, एरर से अपन को कोई दिक्कत नहीं है।
तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक रूल होगा सबके पास तो इसका मतलब कि वो जो CFG है वो आपकी LL1 CFG है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट सेट कैलकुलेट किया A कॉमा E, तो A के नीचे ये वाली प्रोडक्शन डाल दी ASE, E के नीचे ये वाली डाल दी SE, तो सबके अंदर एक एक ही एंट्री है, तो इसका मतलब ये LL1 है। सिमिलर तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बढ़िया क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ अच्छे से प्रॉपर। S gives AB, A gives AA/B और B gives BB और एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जितने भी आपके फर्स्ट ऑफ ए कैलकुलेट करो, फर्स्ट ऑफ बी कैलकुलेट करो और आपका फर्स्ट ऑफ एस कैलकुलेट करो। फर्स्ट ऑफ ए क्या है आपका, ए से क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है और कुछ नहीं। फिर बी से क्या क्या आएगा, बी आएगा और एप्सिलॉन आएगा। एस से क्या क्या आएगा, एस का फर्स्ट मतलब ए का फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट क्या क्या है, ए और बी। एस का फर्स्ट ए का फर्स्ट। ठीक है, अब इसके फॉलो फर्स्ट ऑफ बी में आपका एप्सिलॉन आ रहा है, तो फॉलो ऑफ बी निकाल लो। फॉलो ऑफ बी में क्या क्या आ गया आपका, देखो 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 भाई, यहाँ से फॉलो ऑफ बी आ गया, यहाँ से फॉलो ऑफ एस डॉलर, क्योंकि एस के फॉलो में तो डॉलर है। फिर आपका यहाँ से क्या निकला कि फॉलो ऑफ बी इक्वल्स टू फॉलो ऑफ बी होगा, फॉलो ऑफ बी तो डॉलर है ही है, तो इसका मतलब फॉलो ऑफ बी क्या होगा आपका, डॉलर होगा बस। सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका, टेबल कंस्ट्रक्शन। तो टेबल इस बार मैं बहुत साफ सी बना लेता हूँ, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका आ गया ए, सीक्वेंस वाइज चलते हैं, SAB। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, AB और डॉलर। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर टेबल बनाता हूँ की बार, और कोई चीज़ बची थोड़ी ना है, AB डॉलर यही है। ठीक है, अब देखो एस के फर्स्ट में क्या क्या है आपका, AB, तो एस के ए के नीचे ए की प्रोडक्शन आ गई, तो ए किससे आ रहा है, एस का इसी से आ रहा है, देखो AB से, क्योंकि देखो यहाँ से देखो एस क्या दे रहा है, AB, अगर ए आपका ए को दे दे, छोटे ए को दे दे, तो यहाँ पर जो एस का फर्स्ट है वो ए आ जाएगा, तो इसका मतलब एस का फर्स्ट AB किसके कारण आ रहा है, इस प्रोडक्शन के कारण आ रहा है। फिर फिर एस से आपका बी, एस के फर्स्ट में बी भी है, तो एस से फर्स्ट में बी भी इसी कारण से आ रहा है, एस गिव्स ए बी। चलो एस का पूरा हो गया, अब ए का करते हैं। ए का फर्स्ट में क्या है, ए और बी दोनों हैं, तो ए के फर्स्ट में क्या हो गया, ए के फर्स्ट में ए आ रहा है आपका, ए गिव्स ए के कारण, ए के फर्स्ट में बी आ रहा है आपका, ए गिव्स बी के कारण। ठीक है, फिर आ गया ए भी पूरा हो गया, अब है बी की बारी। बी के फर्स्ट में क्या है, बी और एप्सिलॉन, तो बी के फर्स्ट में बी किस कारण है, बी गिव्स बी बी। ठीक है, और एप्सिलॉन, अब देखो एप्सिलॉन में हम क्या देखते हैं, फॉलो, तो बी के फॉलो में क्या क्या है आपका, डॉलर, तो बी के फॉलो में क्या आ जाएगी आपकी, एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब देखो ये आपकी LL1 टेबल बन गई, LL1 टेबल बन गई, तो इसमें आपका किसी कोई भी एक सेल में आपके पास एक से ज़्यादा एंट्री है, नहीं है, तो इसका मतलब हम कह देंगे नो LL1 conflict, therefore it is LL1 ग्रामर। ठीक है, समझे, अंडरस्टूड, देख लो। हम्म, हाँ, अब अगर पेपर में तुमसे टेबल रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाए, लाइक हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर, या फिर
एम एस कॉमा बी क्या होगा, एम ए कॉमा सी क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाए तभी टेबल बनाना, ठीक है, वरना फालतू में टेबल बनाने की मेहनत मत करना। क्यों नहीं करनी? क्योंकि देखो बहुत अच्छी खासी ट्रिक है LL1 फाइंड आउट करने की, वो अभी मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला लेते हैं, ठीक है, अभी इसको मत पढ़ना, अभी पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इधर देखो, एस गिव्स ए बी कॉमा सी डी, ठीक है। अब देखो अब देखो इधर की तरफ जितनी भी प्रोडक्शंस हैं, ठीक है, इधर की तरफ जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उनका देखो फर्स्ट फर्स्ट क्या है। अब देखो जैसे LL1 है तो इधर की तरफ जितने भी है ना उनके फर्स्ट फर्स्ट वाले को मार्क कर लो, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन, ये शब्द मेरा ध्यान से सुनना, इंटरसेक्शन फाई हाँ तो LL1 हाँ, फाई ना तो LL1 ना। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये जो है ना फाई हाँ LL1 हाँ, फाई ना LL1 हाँ, ये पूरे पार्सर में कॉमन है। जैसे कन्फ्लिक्ट बदलते रहते हैं हर एक के, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे पार्सर जो है वो पावरफुल की तरफ जाता है वैसे वैसे उसमें कन्फ्लिक्ट जो है वो कम होते जाते हैं, तो कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन बदलती जाती है, पर जो फॉर्मूला है वो हर जगह पे, जो ट्रिक है वो हर जगह पे वही है। जैसे LL1 जैसे SLR है सपोज, तो SLR में भी यही है कि अगर SLR में मतलब SLR में इंटरसेक्शन फाई हाँ तो SLR हाँ, फाई ना तो SLR ना, ठीक है। ये फाई वाली डेफिनेशन हर जगह पे ही है, तो फालतू में कन्फ्लिक्ट वनफ्लिक्ट का याद नहीं रखना, आपको बस इतना सा याद रखना है ये वाला कि इंटरसेक्शन आपका फाई हाँ तो LL1 हाँ, फाई ना तो LL1 ना, ठीक है। ये मेरा खुद का तरीका था याद रखने का, बहुत इफेक्टिव था, आप भी ऐसे रख सकते हो अगर चाहो तो देखो इसमें, देखो इसमें जैसे सपोज करो कि ग्रामर है आपकी ए बी कॉमा सी डी कॉमा ई एफ, ए कॉमा आपका ए बी सी कॉमा ए डी कॉमा ई एफ, ठीक है। ये पूरी ग्रामर है सपोज। तो अब इस ग्रामर में क्या है देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो पहले इन तीनों में से देखो कि क्या ऐसे कोई भी दो हैं जिसके पहले में से इंटरसेक्शन फाई नहीं मिल रहा, क्योंकि देखो फाई ना तो LL1 ना, ठीक है। अब देखो इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों का क्या फर्स्ट वाले में फाई हाँ है, बिल्कुल फाई हाँ है, ये ए है ये सी है, कुछ इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या है फाई, तो इन दोनों के में क्या है फाई हाँ तो LL1 हाँ। अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में क्या है फाई हाँ है, ये ई है, ये सी है, ये ई है, बिल्कुल फाई हाँ है तो LL1 हाँ है। अब इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों में क्या फाई हाँ है, अब देखो ये ए है ये ई है, तो फाई हाँ है तो LL1 हाँ है। सिमिलरली अब सेकंड, तो इसका मतलब ये जो ये तीन के कारण तो कोई LL1 में कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। अब दूसरा देख लो, इसको देखो और इसको देखो पहले। अब देखो इसके फर्स्ट और इसके फर्स्ट में क्या फाई हाँ है ना है, क्योंकि देखो इसका फर्स्ट क्या है ए, इसका जो फर्स्ट क्यों हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसका फर्स्ट क्या है ए और इसका फर्स्ट क्या है ए, तो मतलब दोनों में इंटरसेक्शन फाई ना है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है ए, तो मतलब इंटरसेक्शन फाई ना तो LL1 ना, तो इसके कारण ये ग्रामर LL1 नहीं है, ठीक है। देख रहे हो कितनी आसानी से हम बता दे रहे हैं इस ट्रिक के तरीके से, वरना तुम क्या करते, पहले इसका फर्स्ट सेट कैलकुलेट करते, फिर फॉलो सेट कैलकुलेट करते, फिर उसके बाद टेबल बनाते, फिर देखते किसी टेबल में एक से ज़्यादा एंट्रीज आ तो नहीं रही। समझ रहे हो? इसीलिए ये ट्रिक है, क्योंकि इंटरसेक्शन फाई हाँ LL1 हाँ, इंटरसेक्शन फाई ना LL1 ना, बस ये दो लाइन आपको याद रखनी है। अच्छा सपोज करो कि इसमें आपका होता LL2, ठीक है। LL2 में भी यही है
बस डिफरेंस बस इतना सा है कि जैसे फिर से लिख लेता हूँ मैं, ए बी कॉमा सी डी कॉमा ई एफ, और ए कॉमा ए बी सी कॉमा ए डी कॉमा ई एफ। ठीक है, बस जैसे यहाँ पे हम एक एक को देख रहे थे ना, यहाँ पे हम दो दो को देखेंगे स्टार्टिंग से। तो देखो जैसे कि पहले इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों को। तो स्टार्टिंग के इसका क्या है ए बी, इसका क्या है सी डी, तो पाए हाँ, तो एल एल वन हाँ। अब ये देखो ई एफ ई सी डी ई एफ, तो यहाँ पे क्या है फाइ हाँ, एल एल वन हाँ। अब देखो ये और ये, अब इसमें क्या है देखो स्टार्टिंग का ए बी, इसमें क्या है स्टार्टिंग में ए डी, तो इसका क्या है फाइ हाँ, क्योंकि देखो एल एल वन में तो हम ए को देख रहे थे तो ए में फाइ ना हो गया था, पर यहाँ पे क्या दो दो को देख रहे हैं तो ये ए बी ए डी अलग अलग हो गया, तो यहाँ पे फाइ हाँ, तो एल एल वन हाँ, सॉरी एल एल वन नहीं, ये एल एल टू है। तो यहाँ पे ये भी एल एल टू, ये भी एल एल टू, ये भी एल एल टू। ठीक है, सिमिलरली अब इसको देख लो, इन दोनों को, तो इन दोनों का क्या है फाइ हाँ, तो एल एल टू हाँ। तो अब इन दोनों को देख लो, इन दोनों को भी देखो, तो ये क्या है फाइ हाँ, तो एल एल टू हाँ। ठीक है, इस तरीके से तो कभी पढ़ा नहीं होगा शायद आपने। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया एल एल टू हो गया। शॉर्ट ट्रिक से देख रहे हो कितना आसान है सॉल्व करना। सिमिलरली अगर हम एल एल थ्री देखें, तो एल एल थ्री क्या करेगा, तीन तीन को देखेगा, तीन तीन में अगर कहीं पर भी मिल जाएगा पाए हाँ, तो सारे एल एल तो एल एल थ्री हाँ। पर अगर कहीं पे भी एक ही पेयर ऐसा मिल गया जिसमें फाइ ना हो गया, तो एल एल थ्री ना हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, एल एल थ्री समझ में आ गया। तो अब देखो एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जैसे देखो अगर कोई पार्सर आपका एल एल टू हाँ है, तो क्या वो एल एल थ्री हाँ होगा पक्का, ये कह सकते हैं? देखो जब दो दो को देखा था तो दो दो में ही कोई इंटरसेक्शन नहीं मिला, मतलब स्टार्टिंग के दो सिंबल ही चेंज है। तो और फिर तीन को देख रहे हैं तो तीन में भी तो स्टार्टिंग के दो सिंबल वही वाले रहेंगे जो पहले थे। तो और वो दो पहले वाले दो तो ऑलरेडी डिफरेंट है, तभी तो फाइ हाँ आया, तो मतलब अभी भी फाइ हाँ आएगा। समझे? अरे जैसे ये देखो, ये है ए बी और ए डी। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में एल एल टू में हम क्या देख रहे हैं, दो दो को देख रहे हैं, तो ये फाइ हाँ है, तो एल एल टू हाँ है। अब एल एल थ्री में क्या देखेंगे, हम तीन तीन को देखेंगे कि इसके आगे यहाँ पे भी कुछ होता तो तीन तीन, इसके आगे यहाँ पे भी कुछ होता तो तीन तीन। अब देखो ये स्टार्टिंग के दो ही डिफरेंट हैं, तो जब तीन को कंबाइन करेंगे तो भी तो वो डिफरेंट ही रहेंगे 110%। तो इसका मतलब अगर कोई एल एल टू है तो वो एल एल थ्री भी होगा, एल एल फोर भी होगा, एल एल फाइव भी होगा। अगर कोई एल एल वन है तो वो एल एल टू भी होगा, एल एल थ्री भी होगा, एल एल फोर भी होगा। अंडरस्टूड? समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? सही है। तो इसमें हमने बेसिकली यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक देखी। शॉर्ट ट्रिक के बाद में मैंने आपको एक थोड़ा एक्सटेंड करके भी दिखा दिया कि एल एल वन एल एल टू एल एल थ्री क्या होता है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर कोई भी एल एल वन है तो एल एल टू भी होगा, एल एल थ्री भी होगा, ये एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा ये जो ट्रिक है इसकी इंट्यूशन चाहिए क्या, इसका लॉजिक चाहिए क्या, ये ट्रिक का दिमाग में आया कैसे, जिसने भी ये ट्रिक को बनाया होगा उसके। तो देखो इस ट्रिक का लॉजिक कैसे आया। अब देखो अगर सपोज करो कि जैसे ये है, ये वाली प्रोडक्शन उठा लेते हैं हम, ये वाली प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ रहा था ना, नहीं चलो एल एल वन की प्रोडक्शन उठा लेते हैं, छोटा पड़ेगा। जैसे ये कॉमन आ रहा था ना, ए गिव्स ए बी सी ए डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ए में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए। ठीक है, अब देखो टेबल बनाने की कोशिश करते हैं ए। तो देखो ए का फर्स्ट स्मॉल ए किस प्रोडक्शन के कारण आ पा रहा है, दोनों के कारण आ पा रहा है, दोनों के कारण आ पा रहा है, तो इन दोनों के कारण ही यहाँ पे एंट्री दो आएंगी। तो यहाँ पे हो गया कन्फ्लिक्ट। समझ रहे हो? अगर ये दोनों यहाँ पे, अगर इन दोनों का जो फर्स्ट वाला है अगर यहाँ पे फाइ होता, मतलब यहाँ पे एक ही जगह कुछ और होता, सपोज डी होता, डी डी होता ये, तो यहाँ पे ये वाली प्रोडक्शन नहीं आती। समझ रहे हो? तो कन्फ्लिक्ट नहीं होता।
इसीलिए, पर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या है, कन्फ्लिक्ट आ जा रहा है। इसीलिए वो ट्रिक का दिमाग में आया कि भाई तुम ये यहाँ से प्रोडक्शन लिखोगे, इससे अच्छा प्रोडक्शन आ किस कारण से रही है वो कारण ही हम पहले देख लें कि वो कारण बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे प्रोडक्शन दोनों सेम, दो प्रोडक्शन किस कारण से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाला कॉमन है। तो हम ये फर्स्ट वाला कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम यही चेक कर लेते हैं ओरिजिनली। ये बेसिकली इस ट्रिक का इंट्यूशन था। ठीक है, बाकी ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, तो अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि जैसे LL1 है और इस तरीके की प्रोडक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 2, अगर फाई नहीं है तो देखो, अगर फाई ना तो LL1 ना, अगर फाई ना तो CFG इज नॉट LL1। ठीक है, हाँ एक ये चीज़ रह गई, ये चीज़ और कि अगर यहाँ पर एप्सिलॉन है तो सेम सेम चीज़ जो इंट्यूशन मैंने पहले बताई थी ना, कि अगर एप्सिलॉन आ गया तो हम देखेंगे उसके बाद में क्या है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, फॉलो। तो फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ पेरेंट, क्या, फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ पेरेंट, फॉलो ऑफ पेरेंट क्या है, एक्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा 1, फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ एक्स, अगर फाई नहीं तो LL1 नहीं, फाई हाँ तो LL1 हाँ। देखो मैंने आपके रेफरेंस के लिए नीचे लिख भी रखा है, फाई नहीं LL1 नहीं, फाई हाँ LL1 हाँ। समझे, बस ये आपका पूरा LL1 की टेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, और LL1 को आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बस इसके अलावा LL1 में टेबल और उससे रिलेटेड कुछ नहीं था। अब देखो, जो स्टार्टिंग में हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी, अभी भी है, हाँ है, देखो, हाँ ये टेप पहले से लिखा होता है, ये बनाना हमने सीख लिया, अब LL1 टेबल भी बन जाएगी। यहाँ पे क्या होती है, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होती है, बेसिकली स्टेप्स, कि हम एस स्टैक में क्या पुट कर रहे हैं, क्या पॉप कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, क्या पॉप कर रहे हैं। तो मतलब हमारे पास अब क्या बाकी है, एल्गोरिदम सीखना बाकी है। ठीक है, एल्गोरिदम काफ़ी, मतलब आधे घंटे आई थिंक ऑलरेडी हो चुका है। तो ये एल्गोरिदम जो है ना, ये हम अब नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। तो अभी हम LL1 के ना क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े और, कि LL1 को आइडेंटिफाई करना। तो देखो पूरा जो LL1 है ना, मैंने पूरा पार्सर एकदम खोल के रख दिया आपके सामने, एकदम अच्छे से पढ़ा दिया। अभी आपके ऊपर है कि आप इसको कितना अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो टेप भी हो गया, स्टैक तो भाई आपकी मेमोरी है ही, और स्टैक के बारे में तो हम वैसे भी डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ते ही हैं डेप्थ में। और LL1 टेबल बनाना हमने सीख लिया। अब एल्गोरिदम लिखना हम अगली क्लास में सीख लेंगे और आपका LL1 कंप्लीट हो जाएगा। तब देख लेते हैं आप क्वेश्चंस। ये तो हो गए थे, हाँ ये वाले क्वेश्चंस। अब देखो, सिंपल सी ट्रिक लगाएंगे भाई, फालतू में टेबल क्यों बनानी, या फिर टेबल अगर बनानी हो तो घर से आप बना के एक बार ट्राई कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग काम है। अब देखो यहाँ पर एक ही है तो इंटरसेक्शन तो 5 होएगा ही होएगा, तो LL1 हाँ। यहाँ पे 2 हैं तो देखो, इसमें A है इसमें C है, तो इंटरसेक्शन 5 हाँ तो LL1 हाँ। इसमें देखो ये A है और यहाँ पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन में क्या करते हैं, S का फॉलो देखते हैं। S का फॉलो क्या है, केवल और केवल डॉलर, तो A और डॉलर का इंटरसेक्शन 5 हाँ तो LL1 हाँ। सिमिलरली यहाँ पे A है और एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन हम क्या करेंगे, पेरेंट का फॉलो सेट देखेंगे। पेरेंट का फॉलो क्या आ रहा है, ए आ रहा है यहाँ से और डॉलर आएगा यहाँ से, तो ए और डॉलर, तो ए और डॉलर, ए और डॉलर का इंटरसेक्शन अगर हम लें ए के साथ में, तो इंटरसेक्शन फाई नहीं तो LL1 नहीं। सिमिलरली ये देखो, इसमें 3 है तो हर एक पेयर के बारे में देखेंगे। इन दोनों के कारण क्या, ए और बी फाई हाँ LL1 हाँ। इन दोनों के कारण बी और ए फाई हाँ LL1 हाँ। पर इन दोनों के कारण ए फाई ना LL1 ना। ठीक है, सिमिलरली ये इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट क्या है SS, तो मतलब इसका फर्स्ट क्या होगा, जो S का फर्स्ट होगा, S की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों का क्या है AA, तो AA फाई ना तो LL1 ना। ठीक है, सिमिलरली ये AA फाई ना LL1 ना। अब सिमिलरली ये देखो, ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन आ गया, हर एक चीज़ को चेक करना है। सबसे पहले चलो इसको चेक कर लेते हैं।
तो देखो टी की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, टी की जगह हम ये वाली प्रोडक्शन डाल देंगे तो टी ही आ जाएगा। तो टी की जगह यहाँ पे क्या आ सकता है, बी आ सकता है, जो कि टर्मिनल है। तो यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, बी और ए का इंटरसेक्शन फाइ हाँ तो एल वन हाँ, ठीक है। हाँ फाइ हाँ तो एल वन हाँ। अब सिमिलरली देखो, अब इस वाले को देखो, यहाँ पे टी की जगह क्या आ सकता है, बी। तो यहाँ पे क्या है, बी, और यहाँ पे क्या है, बी। तो बी बी का इंटरसेक्शन फाइ ना तो एल वन ना, ठीक है। अब यहाँ से एल वन ना हो गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अब ये देखो, ये जो मैंने सेकेंड वाला लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था, एल वन एल2 एल3 एल4, एल0 भी होता है, ठीक है। एल0 क्या होता है कि हम मतलब जीरोथ देख रहे हैं। अब जीरो का क्या है ना, जीरो तो बहुत सिंपल होता है भाई, कि अगर देखो, अगर एक से ज़्यादा, जैसे ये है ये, तो इसका जीरोथ में हम क्या देखेंगे, एप्सिलॉन इंटरसेक्शन, पर यहाँ पे कुछ है ही नहीं और के साथ में। अगर दो प्रोडक्शन होंगी ए बी कॉमा सी डी, तो इसका जीरोथ में क्या हुआ, एप्सिलॉन इंटरसेक्ट इंटरसेक्शन, और इसका जीरोथ में क्या हुआ, एप्सिलॉन इंटरसेक्शन। दोनों में एप्सिलॉन एप्सिलॉन है, तो ये फाइ ना हो गया तो एल वन ना। मतलब एल0 के मतलब अगर राइट हैंड साइड में एक ही पेरेंट की एक से ज़्यादा प्रोडक्शन है तो वो एल0 नहीं होगा, ठीक है। बाकी एल1 है तो एक एक को मार्क कर देंगे, एल2 है तो दो दो को मार्क कर देंगे, एल3 है तो थ्री थ्री को मार्क कर देंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये देखो, ये एल0 है क्योंकि एक ही प्रोडक्शन है, एल1 है क्योंकि एक ही प्रोडक्शन है, एल2 वो भी होगा क्योंकि एक ही प्रोडक्शन है, सही है। ये देखो, ये एल0 नहीं होगा क्योंकि दो प्रोडक्शन, यहाँ पे भी एप्सिलॉन यहाँ पे भी एप्सिलॉन। एल1 नहीं होगा क्योंकि देखो एक एक कॉमन है। एल2 बिल्कुल होगा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ए के बाद में कुछ नहीं है, और यहाँ पे क्या है, ए बी, तो ये एल2 है, ठीक है। सिमिलरली ये देखो, ये वाला देखो, ये एल0 है, नहीं है क्योंकि देखो एक से ज़्यादा प्रोडक्शन है। फिर एल1 है, नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे एक एक कॉमन आ गया। एल2 है, नहीं है क्योंकि देखो इन दोनों प्रोडक्शन में ए बी कॉमन आ गया। एल3 है, कैसे है, पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि देखो तीन सिर्फ इसमें है और इसके साथ में तीन किसी में कॉमन है, नहीं है, तो ये एल3 है। अब एल3 है तो एल4 भी होगा, एल5 भी होगा, एल6 भी होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि एल2 है तो 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। वैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं एल1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन, एल0 नहीं है, एक से ज़्यादा प्रोडक्शन है, 1 नहीं है क्योंकि देखो ए कॉमन है, 2 भी नहीं है, ए बी कॉमन है, 3 भी नहीं है, ए बी सी कॉमन है, 4 है क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी आ जाएगा और इसके इंटरसेक्शन के लिए कोई 4 वाला मौजूद ही नहीं है। अब 4 है तो 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अब ये देखो, अगर इफ एल एक्स में एक्स साइज का इनिशियल से ब्लॉक बनाओ और फाइ देखो, वही सिंपल है, वही मैंने बताया कि अगर एक्स साइज है ना तो इनिशियल से एक्स साइज का ब्लॉक बनाओ, कि जैसे एल4 है तो 4 साइज का ब्लॉक बनाया, 4 साइज का ब्लॉक बनाया और फिर उसमें देखा कि फाइ हाँ है कि ना है। अगर फाइ ना तो एल1 ना, फाइ हाँ तो एल1 हाँ। देखो ये मैंने पूरी प्रिपरेशन में ना इसी लॉजिक से याद रखा, तो मैंने इसी को हमेशा लिख रखा है। फाइ अगर इंटरसेक्शन फाइ हाँ तो एल1, एक सेकेंड, हाँ एक्स हाँ, और अगर फाइ ना तो एक्स ना, ठीक है। अब ये वही वाली चीज़ कि अगर कोई भी ग्रामर आपकी एल0 है तो वो एल1 भी होगी, एल2 भी होगी, एल3 भी होगी, एल4 भी होगी। अगर कोई भी ग्रामर आपकी यहाँ पर आ रही है तो वो एल1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, ठीक है। अगर कोई भी ग्रामर एल2 है तो वो नीड नॉट नेसेसरी टू बी एल1 और एल0, समझ रहे हो। तो एवरी एल के सी एफ जी इज एल के प्लस वन सी एफ जी, ठीक है। बस आई थिंक ख़त्म हो गया, हाँ। तो यहाँ पर आपका एल पार्सर का टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है। बस एक टॉपिक बचा है, वो है आपकी एल्गोरिदम को लिखना। एल्गोरिदम लिखना एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट फॉर द शेक ऑफ कंप्लीशन एक अच्छा सा टॉपिक है, एक अच्छी खासी एल्गोरिदम है, लॉजिकल है पूरा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में डेडिकेटेडली उसी को पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का लेक्चर आई थिंक ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। आज का लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस लेक्चर से पक्का क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इतना तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि काफ़ी पी वाई क्यूज़ आप सॉल्व करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि एल1 की टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट फॉलो सेट कितना इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही।
ठीक है, अच्छी लगी हो तो बता देना, और अगर कोई भी सजेशन वगैरह कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो ग्रुप्स चैट बॉक्स सारे ओपन है। तो ओके, ठीक है, बाय बाय।